आज मैं आपको केमिस्ट्री की ऐसी डेफिनेशंस, ऐसी परिभाषाएं कराने वाला हूं जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती हैं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। मैं आज आपको इस क्लास में ऐसी डेफिनेशंस, ऐसी परिभाषाएं कराने वाला हूं विद सॉल्यूशन के साथ जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती है। तो आप इन डेफिनेशंस को, आप इन परिभाषाओं को जरूर करें, क्योंकि ये परिभाषाएं, ये डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप भी टेंशन ना लें, आप भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको भी हम टिप्स और ट्रिक के साथ बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ पास करा देंगे। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। अब हम आपको सभी डेफिनेशन, सभी परिभाषाएं कराने वाले हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। आप इनको अच्छे से समझें और जरूर करें। अगर बात करें, सबसे पहली डेफिनेशन ली है हमने मोलरता की। अगर हम बात करें मोलरता क्या होती है, हमने क्या किया, हमने विलय और विलायक को मिलाकर एक विलयन बना लिया। इस विलयन में विलय के जो मूलों की संख्या है वो n है, और इस विलयन का जो आयतन है यह v है। अब हमने विलय के मूलों की संख्या n और विलयन के आयतन को एक अनुपात में लगा दिया, इसी को हम कहते हैं मोलरता। तो हम इसकी डेफिनेशन दो तरह से लिख सकते हैं। आपने अभी देखा मोलरता क्या है, मोलरता विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के आयतन के अनुपात के बराबर है। तो पहली डेफिनेशन हम लिखते हैं कि भाई किसी विलयन की मोलरता विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के आयतन के अनुपात के बराबर होती है। ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के आयतन के अनुपात को मोलरता कहते हैं। एक तीसरा टाइप और है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर हम यहां पे v की वैल्यू 1 कर दें तो m किसके बराबर हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा n के। इसका मीन्स अगर हमारे विलयन का आयतन 1 लीटर है तो मोलरता विलय के मोलों की संख्या के बराबर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि भाई 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। 3 टाइप होते हैं शॉर्ट थ्योरी लिखने के, आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। पहली डेफिनेशन में मैंने आपको तीनों टाइप बताए हैं, जिससे आप नेक्स्ट डेफिनेशन भी तीनों टाइप में से किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे तो ओनली एक ही टाइप लगाया हुआ है, आपका लास्ट वाला। क्या 1 लीटर विलयन में विलय की नहीं होगा, विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, और अपना ये इसका फार्मूला होता है। तो शायद आपको समझ आया होगा कि मोलरता क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोलरता की। अब यहाँ पे मोलरता की डेफिनेशन हम कैसे निकालेंगे, इनको मैंने यहाँ पे ऐसे इसलिए लिखा है जिससे आपको कॉपी वाली फीलिंग आए और आप बेटर फील करें पढ़ते टाइम पे। अब हम बात करें कि यहाँ पे मोलरता की, अब हमने क्या किया, हमने भाई विलय लिया होगा और विलायक लिया होगा, दोनों को मिक्स किया होगा और हमारा विलयन बना होगा। यहाँ पे विलय का भी कुछ भार होगा, यहाँ पे विलायक का भी कुछ भार होगा, यहाँ पे विलय के भी मॉल होंगे, यहाँ पे विलायक के भी मॉल होंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या है n, और यहाँ पे जो हमने इसमें विलायक लिया है उसका भार है w है। अब हमने क्या किया, हमें इसकी निकालनी है, तो हमने विलय के मोलों की संख्या तथा विलायक के भार को एक अनुपात में लगा दिया और इसी को बोल दिया हमने मोलरता। डेफिनेशन निकालना अभी मैंने सिखाया है, आप लिख सकते हो कि किसी विलयन की मोलरता विलय के मोलों की संख्या तथा विलायक के भार के अनुपात के बराबर होती है। ऐसे भी लिख सकते हो। सेकंड टाइप आप ऐसे भी लिख सकते हो
के विलय के मोलों की संख्या तथा विलायक के भार के अनुपात को मोललता कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई हमने यहाँ पे W की वैल्यू यहाँ पे 1 kg कर दी, जैसे 1 लीटर किया था 1 kg कर दी। अब मोललता किसके बराबर हो जाएगी? मोललता बराबर हो जाएगी भाई विलय के मोलों की संख्या। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि भाई 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो तीनों टाइप है, जैसा आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। मैं तीनों टाइप आपको बता रहा हूं। यहाँ पे लिखा है किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक लिखोगे थोड़ा और लगेगा, आप तो डायरेक्ट लिख दो 1 kg। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थों के मोल अथवा ग्राम अणु, यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करेगा, इस लाइन को रहने दो, बस आपको ऐसे लिखना है किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला अपना ये है। तो आप एक ही डेफिनेशन को 3-3 तरह से निकाल सकते हैं और मैं समझा के भी बता रहा हूं क्यों, ऐसे नहीं कि हम फालतू में ऐसे लिख रहे हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोड विभव की। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? हमारे पास कोई धातु की छड़ होती है और उसी धातु का लवण विलयन बनाया जाता है। फिर हम उसके बाद उस धातु की छड़ को उस लवण विलयन में डाल देते हैं, तो लवण विलयन और छड़ के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जैसे यहाँ पे हमने कॉपर की छड़ ली और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, देखो जिसकी छड़ है उसी का यहाँ पे लवण विलयन हमें लेना है और हमने इसमें डाल दिया, तो इस विलयन और इस छड़ के मध्य मींस इन दोनों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो गया, उत्पन्न हो गया, उसी को हमने बोल दिया इलेक्ट्रोड विभव। क्या आप बिल्कुल सिंपल लिख सकते हो कि भाई जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण विलयन में डाला जाता है तो उस छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल रहेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच एक विभव स्थापित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जैसे मैंने बताया है और भी सिंपल लिख सकते हो कि भाई जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और सिंपल रहेगा। और ये हैं इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव किससे प्रभावित हो सकता है, मींस घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर बात करें सबसे पहले ताप, अगर हम बात करें आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये विद्युत अपघट्य विलयन है ये ज्यादा आयंस बनाएगा और इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा। अगर हम बात करें धातु की प्रकृति, तो धातु की प्रकृति मींस जिसकी ये छड़ है अगर इसकी चालकता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। फिर हम थर्ड में बात करें विलयन की सांद्रता, तो इस विलयन की सांद्रता जिसमें हम इसको डुबो रहे हैं वो ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, और सांद्रता कम होगी तो इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा। क्योंकि सांद्रता बढ़ने पर ये कम आयन बनाता है इसलिए इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, सांद्रता कम होने पर ये ज्यादा आयन बनाता है इसलिए इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होता है। और इसी तरह से विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति का मींस अगर ये विद्युत अपघट्य ज्यादा आयन बनाएगा तो इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, कम आयन बनाएगा तो इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। मींस इसके वियोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना है, ये 3 मार्क तक पूछ लिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। अब देखो सिंपल इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर होता है। अभी हमने देखा, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने सिंपल वाले इलेक्ट्रोड विभव में जो क्षण को डाला था उसके लवण विलयन में, तो हमने ना तो विलयन की मोलरता चेक की थी ना टेम्परेचर चेक किया था, हमने तो बस रॉड ली, क्षण ली और डायरेक्टली विलयन में डाल दी। अगर हम टेम्परेचर चेक ना करें, मोलरता चेक ना करें और डायरेक्ट ऐसे ही उसमें डाल दें तो उसको बोलते हैं सिंपल विभव। अगर हम
इस क्षण को इस विलयन में डालते हैं और इसका टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है और इस विलयन की मोलरता 1 है। इस टाइम पे अगर आप इस क्षण को इस विलयन में डालोगे तो इस पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि ये जो विभव उत्पन्न हुआ है मानक कंडीशन में उत्पन्न हुआ है। तो शायद आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर क्या होता है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है जब किसी धातु के क्षण को नहीं होगा कि क्षण को 180 एम दाब तथा 25 सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से दर्शाते हैं। आपको समझ आया, यहाँ पे जो कंडीशन है वो मानक है, इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव इसको बोलते हैं। शायद आपको समझ आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया के वेग की। देखो होता क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास अभिकारक है और ये हमारा बनने वाला यहाँ पे उत्पादक है। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में ये तो 0 होता है और इसकी मात्रा होती है और फिर क्या होता है, टाइम के साथ साथ ये अभिकारक उत्पादक में बदलता रहता है। ये अभिकारक जिस दर से उत्पादक में बदलता है उसी को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल में लिख सकते हो कि भाई अभिकारक जिस दर से उत्पादक में बदलता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अगर हम बात करें कि भाई इसकी dx मात्रा dt समय में उत्पादक में बदल गई तो इसका वेग कैसे निकालेंगे, इसकी दर कैसे निकालेंगे, तो दर बराबर आएगी dx अपॉन dt। तो ये होता है इसका वेग या इसकी दर। अब ये डेफिनेशन देखो कैसे लिखी है, हमने यहाँ पे टाइम को, समय को एकांक कर दिया, मीन्स 1 कर दिया। अब यहाँ पे 1 रखोगे तो दर किसके बराबर आ जाएगी, दर बराबर आ जाएगी सांद्रता में परिवर्तन के बराबर आ गई। तो इससे हमने इसको ऐसे भी लिख दिया, जैसे मैंने बोला आप ऐसे लिख सकते हो, बहुत ईजी है, आप इस इक्वेशन का यूज करके भी लिख सकते हो। अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है भाई अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कितने पे, एकांक समय में 1 सेकंड में जो अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित हो रही है उसके बराबर है। देखो 1 सेकंड में जो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है उसके बराबर है हमारी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। तो यही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रट के लिख रहे हो। अब ये लिखा कहां से, क्यों लिखा है, रीजन पता होगा तभी पेपर में याद रहेगा। रट के चले जाओगे, जब पेपर सामने आएगा भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट में समझाकर आपको करा रहा हूं। फिर यहाँ पे पूछा जाता है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। वेग, किससे इसका वेग बढ़ सकता है और किससे इसका वेग घट सकता है। सबसे पहले सांद्रता, अभिकारक का सांद्रता मीन्स यहाँ पे होगा अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अब देखो क्या होगा, सांद्रता बढ़ाओगे, जब सांद्रता बढ़ाओगे आप तो उसके अणुओं की संख्या बढ़ेगी और अभिक्रिया जो होती है वो अणुओं की टक्करों से होती है, तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की टक्करें बढ़ेंगी तो यहाँ पे स्पीड भी बढ़ जाएगी। फिर इसी तरह से आता है ताप वृद्धि से सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, सक्रिय ऊर्जा घट जाती है। ये वाली लाइन रॉन्ग टाइप होगी, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि अभिक्रिया जो होती है सभी अणुओं की टक्करों से नहीं होती, जो सक्रिय अणु होते हैं उन्हीं की टक्कर से अभिक्रिया होती है। जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, मींस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से अणुओं को ऊर्जा मिल जाती है और जो अणु ऊर्जा की कमी की वजह से अभिक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे थे वो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाती है।
फिर आता है उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उत्प्रेरक दो तरह के होते हैं, एक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। एक होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, एक होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो आप इस लाइन को भी लिख सकते हो। और दूसरा आता है अभिकारकों की प्रकृति पर। अब देखो आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, पहले आयंस बनेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन होगी, तो वो फास्ट होती हैं, और अनआयनिक जिसमें आयन नहीं बनते वो स्लो होती है। तो ये थे इसको प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि। देखो अभिक्रिया की कोटि कैसे हम निकालते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास कोई इक्वेशन है, इस तरह से इक्वेशन है, तो हम निकालते हैं उसका दर समीकरण। दर समीकरण निकालते हैं, ये है, इसको हमने कोष्टक में लिखा, ये है, इसको हमने कोष्टक में लिखा। कोष्टक का मीन्स होता है इसकी मोलरता, कोष्टक का मीन्स इसकी मोलरता, इसका मीन्स इन दोनों को हमने मोलरता के टर्म्स में लिख दिया। और जो भी यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, इसके 1 और इसके भी 1, तो ये इसकी पावर में लगा दिया। इसके आगे 1, इसकी पावर 1, इसके आगे 1, इसकी पावर 1। अब यहाँ पे जो इनकी सांद्रताएं हैं, इनकी जो घातें हैं, इनका योग कर देंगे, उसी को हम कोटि बोल देंगे। सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, हम लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। देखो अभिकारक है ये, इनकी सांद्रताएं हैं, इनकी घातें हैं, इनका योग किया, इसी को कोटि बोल दिया। अब आती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मीन्स जब आप किसी अभिक्रिया का दर समीकरण निकालोगे और उसकी दर अभिकारक की सांद्रताओं की 0 घातों पर, शून्य घातों पर डिपेंड करता है, तो बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी दर है, अब ये क्या है, ये अभिकारकों की सांद्रता है, दर शून्य घात पर डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है, इसीलिए इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल में हम लिख सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे दर निर्भर कर रही है अभिकार की सांद्रताओं के शून्य घात पर, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की भी आप ऐसे लिख देंगे कि भाई वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि में भी आपने समझ लिया, प्रथम कोटि में भी आपने समझ लिया। फिर आता है अभिक्रिया की आणविकता। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमारी ये अभिक्रिया है, तो जितने अणु इसमें भाग ले रहे हैं उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। सिंपल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो देखो यही है हमारे क्या, अभिकारक के अणु ये भाग ले रहे हैं, तो इन्हीं के अणुओं की संख्या को हम बोल देंगे भाई आणविकता। अब आता है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, जबकि कोटि यहाँ पे भिन्नात्मक हो सकती है। कहने का मीन्स ये है, भाई कोई अणु भाग लेगा तो ऐसा तो है नहीं कि आधा भाग ले लेगा, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ऐसे लेंगे। लेकिन हमारी जो कोटि होती है वो भिन्नात्मक भी होती है, 1/2 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, तो ये भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन ये पूर्ण संख्या होती है। फिर आता है अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। अब देखो आणविकता तो इसलिए शून्य नहीं हो सकती क्योंकि जब तक कोई अणु होगा नहीं तो अभिक्रिया होगी कैसे, लेकिन कोटि शून्य हो भी सकती है। अभी हमने देखा था, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की घात पर निर्भर ही ना करे, 0 पर निर्भर करे, तो फिर शून्य कोटि की होगी। तो दूसरा भी आपको समझ आया होगा। किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न हो सकती है। देखो दोनों समान या भिन्न हो सकती है। यहाँ पे अगर बात करें, आणविकता भी इसकी 2 है और कोटि भी इसकी 2 है, तो समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। पीछे हमने देखा था शून्य कोटि वाली में, उसकी अगर आणविकता निकालते तो 2 आती, लेकिन कोटि कितनी आई उसकी, 0। तो यही इसने बोला है कि भाई समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो दोनों क्या है, समान है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया भी हमने देखी थी, तो आणविकता तो उसकी 2 थी, लेकिन कोटि शून्य, तो समान भिन्न हो सकती है। और ये भी सिंपल है, अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस पद की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है।
तो हमने इन दोनों को समझ लिया, शायद आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। तो इतनी थी आपकी इंपोर्टेंट डेफिनेशन, इंपोर्टेंट परिभाषाएं जो हमने आपको कराई हैं। आपको इनको अच्छे से करना है, बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। तो आज की क्लास को अब हम यहीं पे क्लोज करते हैं।